नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। बम का जखीरा, मारपीट, हंगामा, बंगाल में फाइनल राउंड की वोटिंग के पहले क्या गजब हो गया आज आपको दिखाऊंगा। इधर काली मंदिर में पीएम मोदी, उधर सब्जी खरीदने क्यों पहुंच गई ममता बनर्जी, चल क्या रहा है बंगाल में। बंगाल में 200 सीट से ज्यादा कौन जीत रहा, ममता वर्सेस मोदी के दावों की सच्चाई बताने वाली ग्राउंड रिपोर्ट लाया हूं। और बंगाल में धुआंधार प्रचार करते योगी ने किसके लिए कह दिया कि 4 मई के बाद पंचर बनाते मिलेंगे, आज यह भी दिखाऊंगा। केजरीवाल का वो वीडियो जिस पर भयंकर हंगामा मच गया, बीजेपी कांग्रेस मिलकर नहीं छोड़ेंगे क्या। राघव चड्ढा और 6 सांसदों की बगावत के बीच केजरीवाल ने जज पर सवाल उठाकर क्या ब्लंडर कर दिया, आज आपको दिखाऊंगा। बागेश्वर बाबा ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर क्या कहकर माफी मांगी, फिर भी मच गया है बवाल। और क्यों मच गया है बवाल, आज आपको दिखाऊंगा। आरएसएस के इवेंट में बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं से कौन सी अपील कर दी कि चच्चा और बच्चा वाला नया घमासान छिड़ गया। बागेश्वर बाबा ऐसा किससे मिल लिए कि इकोसिस्टम हाथ धोकर पीछे पड़ गया, आज आपको दिखाऊंगा। साथ ही अप्रैल में भैया जून वाली गर्मी क्यों पड़ रही है, आगे आग बरसेगी क्या, प्रचंड गर्मी को लेकर क्या रिपोर्ट आ गई। गर्मी अभी और बढ़ेगी या राहत मिलेगी, आपके शहर गर्मी, आंधी, बारिश को लेकर क्या खबर आई है, आज आपको दिखाऊंगा। और आखिर में होगा हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी। कोई दवा सिल्वर पैक में तो कोई ट्रांसपेरेंट। दवाओं की पैकिंग अलग अलग तरह की क्यों होती है, सोचे हैं कभी, यह भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स डील साइन हो गई है। अब भारत से सभी एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी 0 हो गई है, यानी न्यूजीलैंड में भारत के प्रोडक्ट 100% ड्यूटी फ्री होंगे। इसके अलावा यह डील साइन होने से 5000 भारतीयों को वर्किंग वीजा मिलने का भी रास्ता खुल गया है। टीसीएस धर्मांतरण मामले में एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने बयान से हड़कंप मच गया। उनका दावा है कि उन्होंने टीसीएस धर्मांतरण मामले की फरार चल रही आरोपी निदा खान से मुलाकात की है। इम्तियाज ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस अब तक निदा खान को गिरफ्तार नहीं कर पाई। लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की नोटिफिकेशन को उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी। अब लद्दाख में नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास नए जिले होंगे। पहले लद्दाख में 2 जिले हुआ करते थे, अब बढ़कर यह संख्या 7 हो जाएगी। महाराष्ट्र सरकार मुंबई में ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स को 1 मई से मराठी बोलने वाले नए नियम से राहत मिल गई। अब सरकार ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को मराठी सीखने के लिए कुछ महीने की मोहलत देने के लिए तैयार हो गई है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक और ऑटो टैक्सी यूनियन के बीच बैठक हुई और उसमें यह सहमति बनी। परिवहन मंत्री का कहना है कि मराठी सीखने के लिए कितनी मोहलत दी जाए, बहुत जल्द तय कर लिया जाएगा। अहमदाबाद में श्यामल के शांग्रीला 2 आर्केड में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड टीम ने आग में फंसे 30 लोगों को रेस्क्यू किया, जबकि पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां पूरी तरह से जल गई। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। बम का जखीरा, मारपीट, हंगामा, बंगाल में फाइनल राउंड की वोटिंग के ठीक पहले क्या गजब हो गया। इधर काली मंदिर में पीएम मोदी, उधर सब्जी खरीदने क्यों पहुंच गई ममता बनर्जी, चल क्या रहा है। बंगाल में 200 सीट से ज्यादा कौन जीत रहा, ममता वर्सेस मोदी के दावों की सच्चाई बताने वाली ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही। और बंगाल में धुआंधार प्रचार करते योगी ने किसके लिए कह दिया कि 4 मई के बाद पंचर बनाते मिलेंगे, सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। बंगाल में फाइनल राउंड की वोटिंग से पहले गजब हो रखा है। कहीं पर बम का जखीरा मिल रहा है, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं भयंकर हंगामा मचा हुआ है। आज एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि फाइनल वोटिंग से 36 घंटे पहले बंगाल में क्या गजब बवाल मच गया। क्योंकि आप यह भी समझ लीजिए कि बंगाल के जिस इलाके में फाइनल वोटिंग हुई, वो इलाका ममता बनर्जी का किला है बॉस। और इसी किले ने पिछली बार ममता बनर्जी को बचाया था। लेकिन क्या इस बार ममता बनर्जी बीजेपी को रोक पाएंगी, वो भी तब जब बीजेपी ने ममता बनर्जी का किला गिराने में पूरी ताकत झोंक रखी है। खुद पीएम मोदी आखिरी दिन तक प्रचार करते रहे, आखिरी टाइम तक पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी, सबने बंगाल में जोर लगाया। प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी मंदिर गए, बंगाल में रैली की। पीएम आखिरी टाइम तक वहां डटे रहे और अमित शाह पहले से ही बंगाल में बैठे हुए। अमित शाह ने भी आज रोड शो किया, गंगा सागर में पूजा अर्चना की। दूसरी तरफ ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, इन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, पूरी ताकत लगा रहे हैं। ममता बनर्जी का साथ देने के लिए अरविंद केजरीवाल बंगाल जाकर प्रचार कर रहे हैं।
प्रचार के आखिरी वक्त तक आज अपनी सीट भवानीपुर में रहकर ममता बनर्जी ने पदयात्रा की, बाइक पर रैली की। जिस स्टाइल में पीएम मोदी ने जनता के बीच जाकर झालमुड़ी खाई थी, कुछ उसी स्टाइल में ममता बनर्जी आम पब्लिक की तरह सब्जी खरीदने निकल गई। मतलब सब अपने अपने हिसाब से पब्लिक से कनेक्ट कर रहे हैं। ममता बनर्जी ये सब तब कर रही हैं जब आखिरी चरण में पूरा टीएमसी का ही दबदबा है। बीजेपी दूर दूर तक नहीं थी पिछली बार, फिर भी ममता बनर्जी इस तरह से पूरी ताकत लगा रही हैं। इसी से माना जा रहा है कि इस बार लड़ाई जबरदस्त है। प्रचार से पहले ममता बनर्जी ईवीएम कैप्चर का भी डर दिखाने लग गई। बीजेपी पर पैसे बांटने, सेंट्रल फोर्स की मिलीभगत जैसे आरोप लगा रही। दूसरी तरफ पीएम मोदी यह दावा कर रहे हैं कि अब वो बंगाल में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण के लिए बंगाल लौटेंगे। यानी दोनों तरफ से फुल दावे हैं। प्रचार के आखिरी दिन तक पीएम मोदी जीत का भरोसा दे रहे हैं। ममता की बेचैनी कहां दिख रही है? ग्राउंड रिपोर्ट में कार्यकर्ता जो है वो क्या कह रहे हैं? वोटिंग से पहले तगड़ा बवाल कहां हो गया? कहां बम मिल रहा है, कहां जबानी बम चल रहे हैं? कहीं बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ जा रहे हैं, ईंट पत्थर चल जा रहा है। यानी फाइनल राउंड की फाइनल वोटिंग से पहले बंगाल में 142 सीटों का समीकरण क्या कह रहा है और कैसे बंगाल में तूफान आ रखा है, आज आपको इसके बारे में एक एक चीज दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। बीजेपी ठीक करेगा कि कोलकाता कैसा है कैसा नहीं है, तुम पहले दिल्ली को संभालो। आज मैं बोलकर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है। इस बार जो मोदी जी चले जाएंगे, अमित शाह जी चले जाएंगे फिर और वापस बंगाल में नहीं आएंगे। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि असली लड़ाई तृणमूल से नहीं है, असली लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है, खारगे जी से है, राहुल गांधी से है, प्रियंका गांधी से है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। बंगाल पर पूरे देश की नजर है कि क्या बीजेपी इस बार बंगाल का चुनाव निकालकर इतिहास रचेगी या नहीं, या फिर ममता बनर्जी बीजेपी को रोकने में फिर से कामयाब है। चुनौती ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों के लिए बड़ी। ममता बनर्जी के लिए चुनौती इस मामले में कि वो 15 साल से सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी की लहर हो सकती है। बीजेपी ने पिछली बार के चुनाव में ममता के पसीने छुड़ा दिए थे, सीधा 3 सीट से 77 पे चली गई थी। और इस बार तो बीजेपी कहीं ज्यादा आक्रामक है। आप देखिए कि दूसरे चरण जहां बीजेपी बहुत कमजोर थी पिछली बार, उस आखिरी चरण में पीएम मोदी, अमित शाह सबने भयंकर जोर लगा दिया। अमित शाह तो कई दिनों से बंगाल में डेरा डाले बैठे हैं। पीएम मोदी भी प्रचार के आखिरी दिन तक बंगाल में डटे रहे। उन्होंने आज बंगाल के बैरकपुर में रैली की। वोटिंग से पहले बंगाली भाषा में बंगाल की जनता के लिए ऑडियो मैसेज जारी किया, ओपन लेटर लिखा। पीएम मोदी ने आज जीत का कॉन्फिडेंस दिखाते हुए यह तक कह दिया कि अब वो बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने सीधा बंगाल लौटेंगे। सुनिए एक बार। इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। और इसलिए मेरा उत्साह और बढ़ जाता है। यानी प्रधानमंत्री फुल कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, शपथ ग्रहण के लिए वो आएंगे।
लेकिन इधर पीएम मोदी बंगाल की जनता के नाम लेटर लिख रहे हैं, ऑडियो संदेश जारी कर रहे हैं। उधर ममता बनर्जी सब्जी मंडी में सब्जियां खरीद रही हैं। ये देखिए आप, ममता बनर्जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कल वो आम आदमी की तरह सब्जी खरीदती नजर आ रही थी। कल रात को ममता बनर्जी अचानक कोलकाता के मार्केट में पहुंच गई, सब्जियां खरीदने लगी। इस दौरान उन्होंने दुकानदार के साथ वहां मौजूद लोगों से भी बातचीत की। ममता बनर्जी के सब्जी खरीदने को पीएम मोदी के झालमुड़ी का जवाब माना जा रहा है। 19 अप्रैल को पीएम मोदी ने भी प्रचार के दौरान एक दुकानदार से झालमुड़ी खरीदी थी। पीएम मोदी का यह वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। लोगों ने बड़े इसके एक्सरे किया कि अरे पहले से तय था, नहीं था, बोतल में कितनी झालमुड़ी पहले से भरी थी, क्या था, सब एक्सरे हो गया। अब ममता बनर्जी सब्जी खरीदने गई लोगों से कनेक्ट करने के लिए, तब कोई नहीं कह रहा कि ये क्यों चली गई, ये सेटिंग है, पहले से तय है, टमाटर इतना लाल कैसे दिख रहा है, सब्जी इतनी हरी कैसे दिख रही है। तो ये ममता बनर्जी भी लोगों के बीच जाकर अपना कनेक्ट बढ़ा रही हैं। दूसरे चरण में ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट पर भी चुनाव है। उनके सामने बीजेपी के हेवीवेट शुवेंदु अधिकारी हैं। शुवेंदु अधिकारी ने ही पिछले चुनाव में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था। इसलिए ममता बनर्जी अपनी सीट पर भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। आज ममता बनर्जी ने भवानीपुर समेत 4 सीटों पर पदयात्रा की। यह ममता बनर्जी के प्रचार का सबसे पुख्ता स्टाइल है। हालांकि शायद प्रचार का वक्त खत्म हो रहा था, इसलिए सीएम ममता ने पदयात्रा के बाद स्कूटी की सवारी करके अपना प्रचार शुरू कर दिया। ये देखिए, पहले पैदल पैदल चली, फिर स्कूटी पे पीछे बैठ गई। ममता बनर्जी के प्रचार पर हमारी सहयोगी पूजा मेहता की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि भवानीपुर में चल क्या रहा है। जो है आज एक लंबी पदयात्रा के बाद जो है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बाइक से जो है आगे की जो है सफर वो तय कर रही है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है किस तरह से तमाम नेता जो है उन्हीं के साथ बाइक में जा रहे हैं। जो स्कूटी चला रहे हैं वो भी तृणमूल कांग्रेस के पार्षद है भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और यहाँ से ये जो ढाकुरिया इलाका है, यहाँ से चीफ मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी बाइक पर सवार होकर आगे का सफर। दूसरे चरण की सबसे हॉट सीट भवानीपुर है। भवानीपुर में क्या माहौल है, भवानीपुर की जनता क्या कह रही है, वो भी आपको सुनाता हूं। इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है पश्चिम बंगाल के अंदर? और टक्कर है, देखिए जिसको नसीब होगा वो जीत जाएगा। हम लोग टिकेंगे तो शुभेंदु को वोट देंगे। लेकिन ममता बनर्जी दीदी ने जो कहा है वो मतलब करके दिखाया है। ठीक है, भरोसा है अभी? भरोसा है अभी भी। इस बार वोटिंग तो हम दीदी के लिए ही करेंगे, क्योंकि दीदी का माहौल अच्छा है। अभी सेंट्रल बीजेपी का माहौल अच्छा नहीं है। और देखिए दादा, हम तो अभी बहुत अच्छे हैं। सेंट्रल में बीजेपी है, यहाँ पे टीएमसी है, हम अच्छे हैं। तो इंडिविजुअल अच्छा रहेगा तो देश अच्छा रहेगा। यानी भवानीपुर में मोटे तौर पर लोग ममता बनर्जी के लिए वोट देने की बात कर रहे हैं। भवानीपुर की जनता का झुकाव ममता बनर्जी की तरफ दिख रहा है, लेकिन ममता बनर्जी बेचैन दिख रही हैं। ये बेचैनी उनके बयानों में झलक रही है। ममता बनर्जी एसआईआर में नाम कटने को लेकर परेशान है। इस बात से परेशान है कि 2 लाख सेंट्रल फोर्सेस को बंगाल में क्यों लगा रखा है। ममता बनर्जी अभी से ईवीएम कैप्चरिंग, काउंटिंग में गड़बड़ी, सबका माहौल बना दे रही। सुनिए वो क्या क्या कह रही। बीजेपी ठीक करेगा कि कोलकाता कैसा है कैसा नहीं है, तुम पहले दिल्ली को संभलाओ, पहलगांव को संभलाओ। उधर में क्यों पहलगांव में जब पाकिस्तान अटैक किया, तुम क्यों वो साझा गाड़ी नहीं भेजा, एक भी पुलिस नहीं था। और इधर में 2 लाख पुलिस भेज दिया। पुलिस क्या करते हैं, और सेंट्रल फोर्स जाके, मैंने कल 2 घटना सुना कि कंबल लगा के क्रिमिनल लेके जाता है जिसमें वोट हो गया है ईवीएम मशीन कैप्चर करने के लिए। अब ईवीएम कैप्चरिंग की भी बातें होने लगी हैं भाई। सेंट्रल फोर्सेस क्यों आई है, इससे भी ममता बनर्जी को दिक्कत है। इधर ममता बनर्जी ने दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ही ईवीएम टैंपरिंग की साजिश हो रही है ऐसे सवाल उठा दिए। ईवीएम कैप्चरिंग की साजिश की बातें करने लगी। हालांकि दूसरे चरण में ममता बनर्जी की पार्टी का पलड़ा पिछली बार बहुत भारी था। दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोटिंग होनी है और इन 142 सीटों पर पूरी तरफ से पिछली बार टीएमसी का दबदबा था। जिन 142 सीटों पर वोटिंग है उसमें अगर पिछली बार के आप नतीजे देखें, इन 142 में से टीएमसी ने 123 पिछली बार जीती थी और बीजेपी को मात्र 18 सीटें मिली थी। यानी दूसरा चरण पूरा का पूरा टीएमसी के नाम रहा। टीएमसी के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। बीजेपी के सामने पूरा खुला मैदान है भाई, 18 से ऊपर जाना है उनको। दूसरे चरण में जिन बंगाल के जिन 8 जिलों में वोटिंग है, उन 8 जिलों में सिर्फ एक जिला ऐसा है जहां बीजेपी टीएमसी को टक्कर दे रही थी। दूसरे चरण में जिन 8 जिलों में चुनाव है उसमें 4 जिलों में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है आज की डेट में, पिछले बार के चुनाव के बाद।
साउथ और नॉर्थ कोलकाता में वोटिंग है। इन दोनों जिलों में 11 सीटों में से बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं। दूसरे चरण में नॉर्थ और साउथ 24 परगना में चुनाव है। हावड़ा, हुगली, नादियापुर, बर्धमान में भी चुनाव है। इसमें नादिया जिला ही ऐसा जिला है जहां पिछले चुनाव में बीजेपी के पास टीएमसी से ज्यादा सीटें आई थी। यानी दूसरे चरण में ममता के सामने गढ़ बचाने का चैलेंज और बीजेपी के सामने सीटों के इतने बड़े अंतर को कम करने की चुनौती। यही वजह है कि खुद पीएम मोदी ने दूसरे राउंड के लिए मोर्चा संभाला। प्रचार के आखिरी राउंड में पीएम मोदी ने रैली की। रविवार को ममता बनर्जी के गढ़ कोलकाता में रोड शो किया और इस सब के साथ साथ पीएम मोदी ने 2 मंदिरों में दर्शन किया, कालीबाड़ी मंदिर और मथुआ ठाकुर मंदिर। इन दोनों मंदिरों में दर्शन करके पीएम मोदी ने कैसे आखिरी वक्त में गेम पलटने की कोशिश की, वो भी आपको बताता हूं। पीएम मोदी कोलकाता में सबसे पुराने और सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले थनथनिया कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन के लिए गए और वहां मां सिद्धेश्वरी की पूजा की। यह वो मंदिर है जहां पर प्रसाद के रूप में मांस चढ़ाया जाता है। वैसे तो पीएम मोदी शुद्ध शाकाहारी हैं, शक्ति के उपासक हैं और वो नवरात्रि के दौरान उपवास रखते हैं, लेकिन इस मंदिर में जाकर पीएम मोदी ने टीएमसी को उस नैरेटिव को गलत साबित कर दिया जिसमें ममता बनर्जी कह रही थी कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मांस बैन हो जाएगा। पीएम मोदी ने बंगाल की जनता तक यह संदेश पहुंचा दिया कि बीजेपी मांसाहार के खिलाफ नहीं है। इसके अलावा पीएम मोदी नॉर्थ 24 परगना के ठाकुर नगर जाकर मथुआ समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक स्थल मथुआ ठाकुर मंदिर में दर्शन करने गए। मथुआ समुदाय बंगाल की करीब 40 से 50 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। पीएम मोदी के इस दौरे से उन्होंने वोटिंग से पहले मथुआ समुदाय को साधने की कोशिश की और यह भरोसा दिया कि सीएए के तहत मथुआ समुदाय के हर योग्य सदस्य को नागरिकता दी जाएगी। पीएम मोदी आज मंदिर गए तो अमित शाह आज बंगाल के उस तीर्थ स्थल गए जहां का पौराणिक महत्व है। आज अमित शाह ने बंगाल में रैली की, रोड शो के साथ गंगा सागर जाकर पूजा अर्चना की। गंगा सागर वो तीर्थ स्थल है जहां पर मां गंगा सागर में जाकर मिलती, यानी यहां पर गंगा समुद्र में समाहित हो जाती। इसलिए मान्यता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, यानी सभी तीर्थों की बार बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य अकेले गंगा सागर में केवल एक बार स्नान करने से मिल जाता है। गंगा सागर की तस्वीरें शेयर करते हुए अमित शाह ने कहा कि मां गंगा जिस पुण्य भूमि पर सागर से मिलती हैं, उस पावन तीर्थ गंगा सागर में पूजन अर्चन का सौभाग्य प्राप्त। आज अमित शाह ने बंगाल में रैली के दौरान बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि 4 मई को नतीजे आने के बाद सीआरपीएफ बंगाल से फौरन वापस नहीं जाएगी, बल्कि इस बार सीआरपीएफ के जवान चुनाव खत्म होने के 60 दिन बाद तक बंगाल में ही डटे रहेंगे। 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। दिल्ली के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई और आज मैं बोलकर जाता हूं 60 दिन तक ये सीआरपीएफ यही रहने वाली है। अमित शाह का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछली बार जब बंगाल के चुनाव के नतीजे आए थे और जब पोस्ट पोल वायलेंस हुआ उसमें बीजेपी पर यही आरोप लगा था कि ये लोग तो लोगों को छोड़ के चले गए। इस बार बीजेपी क्लियर मैसेज दे रही है कि नतीजा कुछ भी आए, लोग सुरक्षित रहेंगे और वो भयमुक्त होकर वोट कर सकते हैं क्योंकि सीआरपीएफ 60 दिन बंगाल में डटी रहेगी, लोगों की रक्षा करेगी। वोटिंग के 60 दिन बाद भी सेंट्रल फोर्सेस के बंगाल में रहने के बड़े मायने हैं और इसलिए अमित शाह का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। अमित शाह का यह ऐलान लोगों के बीच अगर डर को खत्म कर पाया तो क्या बीजेपी जीत जाएगी, यह भी सवाल उठ रहा है। बंगाल में जब पहले चरण के लिए 2 लाख से ज्यादा सेंट्रल फोर्स की तैनाती हुई थी तब भी बहुत हल्ला मचाया गया था कि बंगाल में इतनी फोर्स क्यों लगाई जा रही। ममता बनर्जी कह रही है कि यह फोर्स क्या टीएमसी को डराने के लिए। आप देखिए कि बंगाल में वोटिंग से पहले क्या क्या कांड हो रहे हैं। हावड़ा में 8 जिंदा देसी बम बरामद हुए। ये बम एक प्राइमरी स्कूल के पास से मिले। पुलिस को इन बमों के पास में रेत से भरे 2 और बोरे मिले। जांचकर्ता यह पता लगाएंगे कि क्या इन बोरों में भी विस्फोटक है या नहीं है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने स्कूल के पास इन जिंदा बमों को देखा और तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दे दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बमों को कब्जे में लिया और दोनों बोरों की जांच शुरू कर दी। अब आप बताइए, जहां यह हाल हो कि जिंदा बम मिल रहा हो और ममता बनर्जी कह रही हैं कि सेंट्रल फोर्स क्यों आई हुई है। इससे पहले कल कोलकाता में भी बमों का जखीरा मिला था। कोलकाता पुलिस ने बताया कि माझेर हाट में एक कब्रिस्तान के पास बने एक सुनसान मकान से 79 देसी बम जैसी दिखने वाली संदिग्ध सामान बरामद हुआ। इसके साथ ही पुलिस ने गन पाउडर और सल्फर भी बरामद किया।
इन सामानों के साथ जूट की रस्सियां और रोल कैप्स के 10 पैकेट मिले। इन सभी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। ये वो सामान है जो बम बनाने में यूज होता है। आप सोचिए, वोटिंग से पहले 80-80 बम मिल जा रहे हैं। अगर यह बरामदगी नहीं होती तो वोटिंग के दिन क्या होता। इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्रालय के आदेश के बाद यह केस एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया, ताकि यह पता लगाने में मदद मिल सके कि अगर ये जिंदा बम थे तो इतना स्टॉक था किसके लिए। कहीं बंगाल चुनाव में कोई बड़ा कांड तो नहीं होने वाला था। इसके अलावा बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग करीब 500 करोड़ से ज्यादा का कैश और बाकी सामान जब्त कर चुका है। पिछले चुनाव में करीब 339 करोड़ की कीमत के सामान जब्त हुए थे। बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग से पहले बवाल अपने चरम पर है। कहीं जिंदा बम मिल रहे हैं, कहीं बम फोड़े जा रहे हैं। अब तो बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता खुलेआम भिड़ रहे हैं। एक टीएमसी सांसद के काफिले पर हमले का लाइव वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह वीडियो देखिए। यह बवाल कल रात उत्तरी 24 परगना के जगतदल इलाके का है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। देखते देखते सड़क जंग का मैदान बन गया। दोनों तरफ से लात, घूसे, ईंट, पत्थर, गोली, बम सब चल गया बॉस। कई लोग घायल हो गए। बीजेपी की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, 4 लोगों को गिरफ्तार किया। देखिए कैसे बवाल मचा। आप सोचिए, यह सब तब हो रहा है जब इतनी बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस तैनात हैं। बताया जा रहा है कि यह बवाल दोनों पार्टियों के झंडे और बैनर फाड़ने की वजह से हुआ। टीएमसी और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे पर झंडे, बैनर फाड़ने के आरोप लगाए। बीजेपी प्रत्याशी पवन सिंह ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी की रैली से पहले उनके स्वागत के लिए जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे थे। तभी एक झुंड में टीएमसी कार्यकर्ता आए और उसके बाद क्या हुआ वो तस्वीरों में दिख रहा है। वीडियो में बीजेपी नेता अर्जुन सिंह धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं और उनके साथ भी धक्का मुक्की हो रही है। टीएमसी का आरोप है कि अर्जुन सिंह और उनकी सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ जवानों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। हुगली में तो टीएमसी सांसद मिताली बाग की गाड़ी पर हमला हो गया। हमले के वक्त मिताली बाग भी खुद उस गाड़ी में मौजूद थी। उनकी कार में बैठे एक आदमी ने हमले का पूरा वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो में दिखता है कि टीएमसी सांसद की गाड़ी पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, डंडे मारे जा रहे हैं, लेकिन टीएमसी सांसद हिम्मत के साथ गाड़ी में बैठी हुई हैं। इस हमले में मिताली बाग की कार में शीशे टूट गए, जिससे वो और उनका ड्राइवर घायल हो। वहीं एक और वीडियो में दिखा कि एक हमलावर ने डंडे से मिताली बाग की गाड़ी का विंडशील्ड तोड़ने की कोशिश की। टीएमसी सांसद का आरोप है कि यह हमला हुगली के गोघाट में हुआ और उस वक्त वहां पुलिस मौजूद नहीं थी। तो बंगाल में सोचिए, आप टीएमसी हैं, बीजेपी है, फर्क नहीं पड़ रहा बॉस। दोनों तरफ से बवाल मच रहा है। दोनों आरोप लगा रहे हैं कि हम पर हमला हो रहा है। इस हमले से मिताली बाग बुरी तरह घबरा गई थी। इस घबराहट में उन्हें रोना आ रहा था। उन्होंने रोते हुए वीडियो बनाया और आरोप लगाया कि हमला बीजेपी ने कराया है। हालांकि बीजेपी ने हमले से साफ इनकार कर दिया। बंगाल में इस तरह के बवाल से सीधा संकेत यही मिलता है कि मामला बहुत कांटे की टक्कर का है। पहले चरण में वोटिंग नॉर्थ बंगाल और जंगल महल की सीटों पर थी, लेकिन दूसरे चरण में वो इलाके हैं जो ममता बनर्जी का कोर बेल्ट माना जाता है। लेकिन पिछले 5 साल में बीजेपी ने इस इलाके में अहम मुद्दों पर ममता बनर्जी को जबरदस्त तरीके से घेरा है। फाइनल फेज में 3 बड़े मुद्दे हैं: मुस्लिम, मतुआ और महिलाएं। नॉर्थ 24 परगना में संदेश खाली की घटना के इर्द गिर्द बीजेपी ने महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया है। नॉर्थ 24 परगना में ही मतुआ समुदाय भी निर्णायक भूमिका में है, जिसे बीजेपी सीए के तहत नागरिकता देने का वादा कर रही है। बंगाल का 24 परगना इलाका मुस्लिम बहुल भी है। दूसरे चरण में नादिया, नॉर्थ और साउथ 24 परगना की कई सीटें बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ी हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाके में मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने घुसपैठियों का मुद्दा पूरी ताकत से उठाया। बंगाल में दूसरा चरण कौन जीतेगा, यह 4 जिलों की 91 सीटें तय करेंगी। माना जाता है कि बंगाल में सत्ता पर कौन बैठेगा यह साउथ बंगाल तय करता है। साउथ बंगाल में 2 जिले हैं जो हार जीत का अंतर बदल सकते हैं, और ये दोनों जिले हैं नॉर्थ और साउथ 24 परगना। इन दोनों जिलों के अलावा कोलकाता और हावड़ा को मिला दें तो यह टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ बन जाता है। अगर बीजेपी ने टीएमसी के इस मजबूत किले में सेंधमारी कर दी तो सत्ता का रास्ता बन सकता है। नॉर्थ 24 परगना में 33 और साउथ 24 परगना में 31 सीटें आती हैं, यानी कुल मिलाकर 64 सीटें 2 जिलों में तय होती हैं। इन दोनों जिलों को बंगाल के नेता अक्सर बंगाल के इलेक्टोरल मैप का यूपी कहते हैं, यानी ये रीजन तय करता है कि सत्ता में कौन आएगा। इसके साथ कोलकाता और हावड़ा जिले की सीटें मिला दें तो कुल 91 सीटें हो जाती हैं, जो बंगाल की कुल सीटों का 1/3 के करीब है। यह 91 सीटें वाला बेल्ट ही बंगाल में सरकार तय करता है। इन 91 में से 91 सीटों में टीएमसी का पलड़ा बहुत भारी रहा है हर बार। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी के गढ़ में थोड़ी बढ़त बनाई थी। खासकर नादिया और नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी को कुछ बढ़त मिली थी। भले ही इन इलाकों में टीएमसी का दबदबा है, लेकिन नॉर्थ 24 परगना को बीजेपी टीएमसी के गढ़ में सेंधमारी का एंट्री पॉइंट मान रही है। नॉर्थ 24 परगना में मतुआ समुदाय का मुद्दा हावी है। इस जिले की 24 सीटों पर मतुआ वोट निर्णायक है।
मतुआ अनुसूचित जाति समुदाय है। समुदाय मूल रूप से बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों का समूह है। नॉर्थ 24 परगना बांग्लादेश बॉर्डर वाला जिला है, जहां बड़ी संख्या में रिफ्यूजी आबादी है। यहां सीए के तहत नागरिकता के वादे के साथ बीजेपी ने खुद को मजबूत किया है। नॉर्थ 24 परगना की 33 सीटों में से बीजेपी ने पिछली बार मात्र 5 जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने नॉर्थ 24 परगना में 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी। यानी नॉर्थ 24 परगना वो इलाका है जहां से बीजेपी ममता बनर्जी के गढ़ में सेंधमारी कर डैमेज कर सकती है, लेकिन उसको लंबी छलांग मारनी होगी, क्योंकि लोकसभा को भी आप विधानसभा सीटों में बदलिए तो भी 8 का ही आंकड़ा दिख रहा था। हालांकि सिर्फ नॉर्थ 24 परगना किले को भेदने से ही काम नहीं चलेगा। ममता बनर्जी की टीम कह रही है कि फाइनल फेज में उनका यह गढ़ है, इसलिए टीएमसी इस बार डबल सेंचुरी लगाएगी। सुनिए टीएमसी के नेता कितनी सीटों का आंकड़े दे रहे हैं। कितना ऐतिहासिक जीत होने वाला है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक जीत। करीब 235 आसन से तृणमूल कांग्रेस जीत रहा है। और इस बार जो मोदी जी चले जाएंगे, अमित शाह जी चले जाएंगे, फिर और वापस बंगाल में नहीं आएंगे। ममता की तरफ से बंगाल में बैटिंग करने के लिए दूसरे नेता भी जा रहे हैं। इनमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम है, जो खुद आजकल अपनी राजनीति में बुरी तरह घिरे हुए हैं। लेकिन केजरीवाल ने बंगाल जाकर ममता के लिए वोट मांगे। केजरीवाल ने बंगाल चुनाव में सेंट्रल फोर्सेस की बड़ी तैनाती पर सवाल उठाए और क्या कहा, सुनिए एक बार। बीजेपी ने पूरी आर्मी भेज दी, पूरी सेंट्रल फोर्सेस भेज दी आप लोगों के खिलाफ। पूरे देश से आर्मी इकट्ठी करके बंगाल में भेज दे रहे। बंगाल में टेररिस्ट रहते हैं क्या? आप लोग टेररिस्ट हैं? इधर विपक्ष ममता बनर्जी के सपोर्ट में उतरा हुआ है, उधर राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सुनिए। मेरे ऊपर 36 केस है। क्यों? क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी से, आरएसएस से 24 घंटे लड़ता रहता हूं। आज मैं यहां आया हूं, मैं बेल पर हूं, मैं बेल में हूं और मैं आया हूं। नरेंद्र मोदी ने मेरा सरकारी घर ले लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी थी और ईडी ने 55 घंटे मेरा इंटेरोगेशन किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ममता जी का ईडी ने कितना इंटेरोगेशन किया है? अब राहुल गांधी के इस बयान से टीएमसी को आग लगी हुई है। टीएमसी ने राहुल गांधी को फेल बता दिया। तो ये हाल हो रखा है। राहुल गांधी ममता बनर्जी को करप्ट बता रहे हैं, ममता बनर्जी के नेता राहुल गांधी को पप्पू बता रहे हैं। ये आपस में ही भिड़े पड़े हैं। इंडी गठबंधन में जहां आपस में तलवारें निकली हुई हैं, वहीं बीजेपी पूरी ताकत से ममता पर हमले बोल रही है। सीएम योगी ने भी बंगाल की एक रैली में टीएमसी को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि 4 मई को नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडे सड़कों पर पंचर बनाते दिखेंगे। टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं, लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे, और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए। टीएमसी पर बीजेपी गुंडा राज का आरोप लगाती है, तो टीएमसी वेज नॉनवेज के मुद्दे पर बीजेपी को फंसाती है। लेकिन बीजेपी ने इस नैरेटिव की भी काट निकाली। बीजेपी सांसद रवि किशन ने बंगाल में मछली के मुद्दे पर कहा कि टीएमसी के लोग झूठ फैला रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी तो मांस मछली बंद कर देगी। रवि किशन का दावा है कि अगर 4 मई को बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई तो हर बंगाली को पहले से 4 गुना ज्यादा मछली मिलेगी। हम लोग बहुत सारा और मछली बिहार का, यूपी का, अनगिनत राज्यों का, जहां जहां एनडीए की सरकार है, भाजपा की, वहां की भी मछलियां ला रहे हैं। यहां कुएं में डालेंगे, यहां के तालाब में डालेंगे। जितना 4 मई के बाद 4 गुना ज्यादा मछली खाओ, कोई रोक नहीं है। सब झूठ फैलाया गया टीएमसी द्वारा। आप लोग 4 मई के बाद 4 गुना और मछली, भांत भांत की मछली हम लोग हर राज्य से लाके यहाँ के सबके कुएं पोखरा में डालेंगे। रवि किशन कह रहे हैं कि हर जगह से मछली उठा लेंगे, यहां बंगाल में डाल देंगे, बाकी बिहार में नहीं खाएगा लोग मछली। गजब बात का। खैर ये सब अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, चल रहा है चुनाव में, सब अपने अपने हिसाब से नैरेटिव बना रहे हैं। लेकिन दूसरे चरण का मतदान बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है
और जैसे ही वो मतदान खत्म होगा, टाइम्स नाउ नव भारत पर हम एग्जिट पोल आपके लिए लेकर आएंगे, उसे देखना मत भूलिएगा। लेकिन फिलहाल पाठशाला में अगला चैप्टर, केजरीवाल का वो वीडियो जिस पर भयंकर हंगामा मच गया। बीजेपी कांग्रेस मिलकर नहीं छोड़ेंगे क्या? राघव चड्ढा और 6 सांसदों की बगावत के बीच केजरीवाल ने जज पर सवाल उठाकर क्या ब्लंडर कर दिया, अब इसका चैप्टर। अरविंद केजरीवाल को इस वक्त झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले दिल्ली हाईकोर्ट की जज ने केजरीवाल के केस से हटने से मना कर दिया, फिर अचानक राज्यसभा में केजरीवाल की पार्टी टूट गई, 7 सांसद बीजेपी में चले गए, जिससे दिल्ली से लेकर पंजाब तक केजरीवाल की सियासत हिल गई। लेकिन इन झटकों के बीच केजरीवाल ने एक नया दांव खेल दिया, जिस पर सब हैरान रह गए, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि केजरीवाल का यह नया दांव है या ब्लंडर है। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट की जिस जज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने केस से हटने की केजरीवाल की मांग खारिज कर दी थी, उनके खिलाफ केजरीवाल ने नया मोर्चा खोल दिया। आज सब लोग चर्चा कर रहे थे कि केजरीवाल क्या करेंगे, क्या पंजाब में विधायक टूटेंगे और राघव चड्ढा क्या खुलासा कर देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। अरविंद केजरीवाल अलग जोन में है बॉस। उन्होंने जज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा कि वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में नहीं पेश होंगे, ना ही उनकी तरफ से कोई वकील कोर्ट में जाएगा। जस्टिस स्वर्णकांता से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में पेश नहीं होने को लेकर एक वीडियो भी शेयर कर दिया, लेकिन इसी पे भयंकर हंगामा मच गया। कैसे केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों के निशाने पर आ गए हैं, जज पर सवाल उठाकर केजरीवाल ने क्या ब्लंडर कर दिया है, यह आज आपको विस्तार से दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा। कोई अपराधी ये तय नहीं करेगा कि उसका मुकदमा कौन सुनेगा। वैगनार में आए और सीधे शीश महल के पार्किंग लॉट में चले गए। आज इनके मुंह से मुखौटा उतर गया है। अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को एक चिट्ठी लिख दी। केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से इस केस से हटने की अपील की थी, जिसे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बाकायदा एक एक पॉइंट बताते हुए खारिज कर दिया। उसके बाद अब केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के नाम चिट्ठी लिखी और वीडियो भी जारी किया, और इसमें केजरीवाल ने कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए महात्मा गांधी के सत्याग्रह का रास्ता अपनाने का उन्होंने फैसला किया है। शराब नीति घोटाले केस में दिल्ली हाईकोर्ट में ना खुद पेश होऊंगा, ना ही मेरा कोई वकील मेरी तरफ से दलीलें रखेगा। केजरीवाल ने कहा कि हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से न्याय मिलने की उम्मीद ही नहीं है, यानी सुनवाई अभी शुरू भी नहीं हुई, उससे पहले ही केजरीवाल ने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया। हालांकि केजरीवाल ने यह भी कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो भी फैसला सुनाएंगी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार उनके पास है। एक बार उनको सुनिए, फिर आपको फैक्ट्स बताता हूं। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो बापू के रास्ते पे चलते हुए सत्याग्रह का रास्ता अपनाएंगे और इस केस में पेश ही नहीं होंगे। लोग कह रहे हैं कि बापू के रास्ते पे तो चल रहे हैं, पीछे फोटो अंबेडकर जी और भगत सिंह की लगाई, बापू की एक फोटो भी नहीं लगाई। आज जरूरत पड़ी नैरेटिव बनाने के लिए तो वो बापू का नाम ले आए, सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं। केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता की कोर्ट में नहीं जाने का फैसला किया। केजरीवाल ने अपने इस फैसले के पीछे क्या कारण गिनाए हैं वो आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बताता हूं कि बीजेपी ने कैसे केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुनिए बीजेपी के नेता केजरीवाल के इस चिट्ठी को कैसे नौटंकी बता रहे हैं। कोई अपराधी ये तय नहीं करेगा कि उसका मुकदमा कौन सुनेगा। और अरविंद केजरीवाल, आप शराब घोटाले में अपराधी हैं, आपको सजा मिलनी है और उस सजा के डर से आप जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं, इस लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता। भ्रष्टाचार के आरोप है और कब से, जिसके ऊपर आरोप है वो तय करेगा कौन से जज इस बात को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ये तो कोर्ट तय करेगी। वो न्यायालय पर दबाव बनाना चाहते हैं और वो दबाव की राजनीति करके ही यहाँ तक पहुंचे। सब पे, संसद पे दबाव बनाया था,
उन्होंने नेताओं पे दबाव बनाया, अब वो न्यायालय को भी नहीं छोड़ रहे। यानी बीजेपी ने केजरीवाल के इस दाव को नाटक बता दिया। उधर केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके पास यह फैसला लेने के सॉलिड रीजन है। केजरीवाल कह रहे हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा संघ की विचारधारा वाले कार्यक्रम में जाती हैं और उनके बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में, जिनको एसजी तुषार मेहता केस देते हैं। यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। ऐसे में उन्हें जस्टिस स्वर्णकांता से न्याय की उम्मीद नहीं है। एक बार उनको सुनिए। पहला कारण ये कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। दूसरा कारण कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस देते हैं। क्या जज साहिबा उस वकील के खिलाफ फैसला कर पाएंगी? अरविंद केजरीवाल के मुताबिक जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा आरएसएस से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में जाती हैं, इसलिए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ केजरीवाल को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चों के केंद्र सरकार के पैनल में होने से भी आपत्ति है। केजरीवाल के लॉजिक के हिसाब से अगर कोई जज किसी संस्था से जुड़े कार्यक्रमों में जाता है तो वो उसकी विचारधारा से प्रभावित हो जाता है। इस हिसाब से तो केजरीवाल कल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत पर भी सवाल खड़े कर देंगे। कह देंगे कि सीजीआई पर भी भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत भी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंच पर जा चुके हैं। ये देखिए, चीफ गेस्ट बनकर। ये तस्वीरें 26 दिसंबर 2022 की हैं, जब अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जस्टिस सूर्यकांत चीफ गेस्ट बनकर गए थे और उसी कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर स्वर्णकांत शर्मा भी गई हुई थी। जस्टिस सूर्यकांत उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस तब नहीं बने थे, और अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जस्टिस सूर्यकांत का सम्मान भी हुआ था। तो जो लॉजिक केजरीवाल आज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो आरएसएस से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गई तो संघ की विचारधारा से प्रभावित हो गई होंगी, न्याय नहीं दे पाएंगी, तो कल को केजरीवाल कह सकते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत से भी उनको इंसाफ की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो भी उसी परिषद के कार्यक्रम में गए थे, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में। कल को वो सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल खड़े कर देंगे। तो आज आपको हाई कोर्ट पे विश्वास नहीं या उनके जज पे भरोसा नहीं, कल को आप चीफ जस्टिस पे भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि वो भी उस कार्यक्रम में गए थे, तो क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके केस लड़ा जाएगा क्या? केजरीवाल देखिए बड़ी आसानी से कह दे रहे हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जाती हैं, इसलिए वो इंसाफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन केजरीवाल ये नहीं बता रहे कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में जाने वाले जजों ने ही कई बार उनको राहत दी है। और मैं आपको दिखाता हूं, जस्टिस सूर्यकांत 2022 में अधिवक्ता परिषद के इवेंट में गए थे। 2024 में यही जस्टिस सूर्यकांत थे जिन्होंने, उनकी बेंच ने केजरीवाल को बेल दी थी। अगर कार्यक्रम में से जाने से कोई आरएसएस की विचारधारा का हो जाता है तो जस्टिस सूर्यकांत ने आपको बेल कैसे दे दी बॉस? आपके लॉजिक के हिसाब से सवाल पूछ रहा हूं। इसी तरह पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवाई अप्रैल 2023 में अधिवक्ता परिषद के इवेंट में गए और जस्टिस बीआर गवाई ने ही अगस्त 2024 में मनीष सिसोदिया को ईडी सीबीआई केस में बेल दी थी। तो उन्होंने कैसे बेल दे दी? जो कार्यक्रम में जाता है आपके हिसाब से वो संघी हो जाता है, तो वो बेल दे रहे हैं तो ठीक है, और जब बेल नहीं मिलेगी तो वो जज आपको खराब लगेगा। इससे तो साफ पता चल रहा है कि कार्यक्रम में जाना और विचारधारा का कोई लेन देन नहीं है, कोई मेल नहीं है। इसी तरह जस्टिस प्रसन्ना बी वराले मई 2024 में अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गए थे। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने ही अप्रैल 2024 में संजय सिंह को जमानत दी थी। इसी तरह से कई और जज और बड़े वकील भी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में जा चुके हैं, लेकिन पहले तो किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। जब आपको बेल मिली तब भी आपने सवाल नहीं उठाया। देश के पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवाई भी एबीएपी के मंच पर जा चुके हैं। ये तस्वीरें आप जस्टिस प्रसन्ना बी वरले की देख रहे हैं, जो अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गए थे। इसी तरह से पूर्व जस्टिस चेल्लमेश्वर भी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंच को शेयर कर चुके हैं।
जस्टिस चिल्लमेश्वर को तो मोदी सरकार का मुखर विरोधी माना जाता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोप लगाए थे, उसमें जस्टिस चिल्लमेश्वर भी शामिल थे और वो भी उस संस्था के कार्यक्रम में जा चुके हैं जिसको अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आरएसएस से जुड़ा हुआ है, तो सबका ब्रेन वॉश करके शायद उसी विचारधारा से जोड़ देता होगा। तो ये लोग कैसे गए? आप सिर्फ स्वर्णकांता शर्मा का एक केस उठाकर दिखा दिए पब्लिक को, माहौल बना दिए, अरे अरे ये संघ के जुड़े हुए अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गई, इनकी तो विचारधारा वही होगी। और जो बाकी लोग गए, और आप ये भी देखिए कि आज केजरीवाल को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से दिक्कत है, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट से ही आम आदमी पार्टी के नेताओं को राहत भी मिली है। आप देखिए कि साल 2023 के एक मानहानि मामले में ये जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट ही थी जिन्होंने आप नेता राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन को राहत दी थी। इसी तरह से 2019 के मानहानि मामले में इसी कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया को राहत दी थी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बिना विरोधी पक्ष को सुने आम आदमी पार्टी के नेताओं को तब राहत दी थी। तब आपको नहीं दिख रहा था कि ये जो है वो न्याय कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। जज अपने हिसाब से, अपने विवेक से केस को सुनने के बाद फैसले सुनाते हैं। ये नहीं कि एक कार्यक्रम में गए तो उसकी विचारधारा के हो गए, दूसरे कार्यक्रम में गए तो दूसरी विचारधारा के हो गए। ऐसे तो किसी जज पे आदमी भरोसा ही नहीं कर पाएगा फिर तो, और जज कहीं किसी कार्यक्रम में ही नहीं जाएंगे फिर तो। और अभी तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाया भी नहीं है, पहले ही माहौल बना दे रहे हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को केस से हटाने की मांग हाईकोर्ट से खारिज हुई तो केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट चले जाते। आगे कह रहे हैं कि जाएंगे, तो फिर अभी ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, वीडियो क्यों बना रहे हैं? सुनिए केजरीवाल। आप पूछ सकते हैं कि यदि मैं जस्टिस स्वर्णकांता जी के रिक्यूजल ऑर्डर से असहमत हूं तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहा? उसकी तैयारी कर रहा हूं। यह पूरा मामला बहुत नाजुक और संवेदनशील है। कानून को ध्यान में रखते हुए, जुडिशरी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए और लोगों के न्याय व्यवस्था पर भरोसे को ध्यान में रखते हुए एक एक कदम उठाना है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को लेकर आम आदमी पार्टी का एक और लॉजिक है, जिसके मुताबिक जस्टिस स्वर्णकांता ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ 6 फैसले दिए जो सुप्रीम कोर्ट ने पलट दी। एक बार संजय सिंह जो कह रहे हैं उसको सुनिए, फिर इसकी सच्चाई भी बताता हूं। जस्टिस स्वर्णकांता जी वो हैं जिन्होंने एक्साइज पॉलिसी के मामले में 6 बार हमारे खिलाफ फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बदला। तो जब फैसला आने वाला था सत्येंद्र जैन के मामले में, ईडी पहुंची तो जज साहिबा ने, स्वर्णकांता जी ने नीचे की अदालत का जज बदल दिया। अब जब हम उनसे कह रहे हैं कि भाई 6 बार आप हमारे खिलाफ फैसला दे चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आपके फैसले को बदला है। आम आदमी पार्टी जिन 6 फैसलों की बात कर रही है उसके बारे में भी आपको बताता हूं कि वो थे क्या और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के उन फैसलों पर कहा क्या था। केजरीवाल ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट ने एकदम आरोपी ही बना दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया, इसलिए उनको शक है कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। सच्चाई यह है कि केजरीवाल और उनके साथियों के केस जस्टिस स्वर्णकांता के पास आने से पहले दूसरी बेंच के पास गए और वहां भी उन्हें मुक्की खानी पड़ी थी। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की मेरिट पर कुछ भी नहीं कहा था। केजरीवाल को कई बार जमानत नहीं मिली और वो जमानत वाले केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पास गए भी नहीं थे। सीबीआई अरेस्ट केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराने वाली कोर्ट जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की नहीं थी। ईडी के केस में केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगाने वाली कोर्ट भी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की नहीं थी। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि संजय सिंह को भी हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली थी, जबकि सच्चाई यह थी कि संजय सिंह को जमानत ईडी के कंसेशन पर दी गई थी। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर रिकॉर्ड किया था और जमानत पर कोई कमेंट नहीं किया था। कोर्ट ने कहा था कि इस केस की मेरिट पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही केस की मेरिट पर मनीष सिसोदिया की याचिका को रद्द कर दिया था। यानी एक तरफा बातें बताई जा रही हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के फैसले पलटे गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने केस के मेरिट पर कुछ भी नहीं कहा था। केजरीवाल आज अपने केस में जज बदलने की मांग कर रहे हैं, जबकि यही केजरीवाल पहले जज बदलने की मांग का विरोध करते थे। सत्येंद्र जैन के केस को लेकर केजरीवाल ने 2022 में एक इंटरव्यू में कहा था कि कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी से कहा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत तो दे दो, जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कहा कि इस जज को बदल दिया जाए। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि हमें इस जज पर भरोसा नहीं है, यह ज्यादा सवाल पूछता है। केजरीवाल ने तब सवाल उठाए थे कि अगर जज ज्यादा सवाल पूछेगा तो उसको हटा दीजिएगा क्या, और आज खुद जज को हटाने की बात कर रहे हैं।
केजरीवाल के कुछ पुराने बयान भी वायरल हो रहे हैं जिसमें केजरीवाल दूसरों को नसीहत देते दिख रहे हैं कि न्यायपालिका से नहीं लड़ना चाहिए, जुडिशरी पर, जजों पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। सुनिए पहले केजरीवाल क्या कहते थे। इतना लड़ते हैं हम आपस में, इतना लड़ते हैं, क्या जरूरत है लड़ने की? अभी आजकल मैं देख रहा हूं हम जुडिशरी से लड़ रहे हैं। बताओ, जुडिशरी से लड़ने की, जजों से लड़ने की क्या जरूरत है यार? ये अच्छा संदेश नहीं जाता पूरे देश के अंदर। केजरीवाल की इन्हीं बातों से वो अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के निशाने पर आ गए। कांग्रेस ने कहा है कि केजरीवाल ने खुद को जज मानते हुए शीला दीक्षित और सोनिया गांधी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। अब जब केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं तो वो इसमें भी खुद को जज बनाना चाहते हैं और न्यायपालिका पर भरोसा नहीं दिखाते। वाह, आप तो हर जगह खुद को न्यायाधीश नियुक्त करते रहेंगे। राहुल गांधी ने तो केजरीवाल पर तगड़ा हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल नई राजनीति का दावा करते थे, वैगन आर से चलते थे और वैगन आर से सीधा शीश महल के पार्किंग में पहुंच गए। उन्होंने एक नए तरीके की राजनीति की बात की थी। खंबे पर चढ़ गए थे, याद है आपको? मैं राजनीति दूसरे तरीके से करूंगा, खंबे पे चढ़ गए थे, स्वेटर पहना था, वैगनार में आए और सीधे शीश महल के पार्किंग लॉट में चले गए। करोड़ों रुपए का घर, भ्रष्टाचार, पोल्यूशन, जो शीला जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, सड़कें बनाई थी, पुल बनाए थे, फ्लाईओवर बनाए थे, विकास का काम किया था, उस सब को इन्होंने खत्म कर दिया है। राहुल गांधी को आज दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो शीश महल में चले गए, भ्रष्टाचार किया वगैरह वगैरह। तो दिल्ली में लोकसभा इलेक्शन में जो है वो सीट शेयरिंग क्यों किए थे? और जब केजरीवाल अरेस्ट हुए थे तो उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ रामलीला मैदान में प्रदर्शन क्या कर रहे थे कांग्रेस के लोग? इनका जब मन करता है ये केजरीवाल को सही बता देते हैं, जब मन करता है केजरीवाल को खराब बता देते हैं। और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं कि भाई जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के बच्चे जो हैं वो तो केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं, वकील हैं, वो कैसे न्याय करेंगे? ये क्या लॉजिक हुआ बॉस? वो इस केस में तो नहीं जुड़े हैं ना। इस केस में होते तो चलिए भाई, वकील बच्चे हैं, मां जो है वो जज है, कैसे न्याय कर पाएंगे? तब समझ में आता। वो कहीं कोई काम करेंगे तो वो क्या करें? जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कि मैं इतने साल मेहनत की, मैं जज बनी, अब मेरे बच्चे वकील बन गए तो मुझ पे तो कोई भी कभी भी सवाल उठा देगा, तो अब मैं जज ना रहूं, घर बैठ जाऊं। और जब आपको जो राहत दे रही थी केसेस में, तब उनके बच्चे आपको नहीं दिख रहे थे। और इस हिसाब से तो कल को कोई भी उन पे सवाल उठा देगा, किसी पे भी सवाल उठा देगा। इस लॉजिक से जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन केजरीवाल का केस लड़ते हैं, ममता बनर्जी का केस लड़ते हैं। तो क्या वो कांग्रेस पार्टी में इसलिए केजरीवाल को हरवा देते हैं क्या? या ममता बनर्जी को हरवा देते हैं क्या? भाई जो वकील अपना काम करता है अपनी शिद्दत से करता है, इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो उस केस में उनके बच्चे शामिल नहीं है तो? लेकिन केजरीवाल इतने हंगामे के बीच, पार्टी टूट रही है, क्या हो रहा है, अभी जो केस शुरू नहीं हुआ उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और इसलिए चौतरफा घिर गए। लेकिन घिरे हुए बाबा बागेश्वर भी हैं। अगला चैप्टर देखिए। बागेश्वर बाबा ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर क्या कहकर माफी मांगी कि फिर भी बवाल मच गया। आरएसएस के इवेंट में बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं से कौन सी अपील कर दी कि चच्चा और बच्चा वाला नया घमासान छिड़ गया? बागेश्वर बाबा ऐसा किससे मिल लिए कि इकोसिस्टम हाथ धोकर पीछे पड़ गया? अब इसका चैप्टर। आरएसएस के एक इवेंट में बागेश्वर बाबा के छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए एक बयान पर बवाल मच गया। विरोधी इकोसिस्टम ने बागेश्वर बाबा को घेरना शुरू कर दिया। हालांकि विवाद होने पर बागेश्वर बाबा ने तुरंत माफी मांग ली और कहा कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से ही हिंदू राष्ट्र की प्रेरणा ली है। आरएसएस के इसी कार्यक्रम में बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने और 1 बच्चा आरएसएस को समर्पित करने की भी अपील की। बागेश्वर बाबा के इस बयान पर भी चच्चा और बच्चा वाला घमासान छिड़ गया। आज आपको बताऊंगा कि ये सारा घमासान क्यों छिड़ा है, बागेश्वर बाबा के पीछे पूरा इकोसिस्टम क्यों पड़ा है। लेकिन पहले एक झलक देखिए। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, शिवाजी महाराज का इतिहास मंच से बदल रहा है। मुख्यमंत्री को गुस्सा क्यों नहीं आ गया? आज का महाराष्ट्र की भूमि पर अपमान करते गया और सब बाकी मुंह पर ताकते रहे। और हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना या विचारधारा हमने जो ली है वो उनसे ही ली है।
तो हम भला स्वप्न में उनकी कैसे अवमानना कर सकते। पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो। चच्चे के 30 बच्चे हैं और हिंदुओं के 4 की हमने बात क्या कह दी, अभी तो भाई नहीं होंगे कई लोगों के, कल ही तो बात कही, इतने जल्दी थोड़ी हो गए होंगे। हमने तो कई बार है लोगों को खुजली होने लगी। सबसे पहले बात छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए बागेश्वर बाबा के उस बयान की जिस पर घमासान मच गया। दरअसल बागेश्वर बाबा भारत दुर्गा मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय गए। इस कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम साधु संत शामिल हुए। इसी कार्यक्रम में सनातन में गुरु और शिष्य परंपरा का महत्व बताते हुए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का हवाला दिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए उनके बयान का विरोध शुरू हो गया। आप सुनिए 25 अप्रैल को हुए इस कार्यक्रम में बागेश्वर बाबा ने कहा क्या था। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो आप, ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले, अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम चाहते हैं, अब हम आराम चाहते हैं, अब हम कुछ दिन कुछ करना नहीं चाहते। मुस्कुराते हुए स्वामी समर्थ रामदास भगवान ने कहा, ठीक है, हमें स्वीकार है, लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे, आप हमारे कौन हो? बोले हम आपके शिष्य हैं। तो वो हम कौन हैं? बोले आप गुरु हो। तो बोले शिष्य का कर्तव्य क्या है? बोले जो गुरु आज्ञा करे वो शिष्य का कर्तव्य है। तो स्वामी समर्थ रामदास जी ने मुकुट उठाया और उनके सिर पर रखा, बोले आज से मेरा राज्य है, मैं चलाऊंगा, पर आज्ञा तुम्हें है, तुम्हें संचालन करना है। बागेश्वर बाबा के इस बयान पर महाराष्ट्र में बवाल खड़ा हो गया। वो गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बता रहे थे, लेकिन बाबा बागेश्वर को लेकर एक पूरा वर्ग जो है वो एक्टिव हो गया। उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। बागेश्वर बाबा पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने के आरोप लगे। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग होने लगी। बयान पर बवाल बढ़ा तो बागेश्वर बाबा सामने आए और उन्होंने बयान को गलत तरीके से पेश करने की बात कही और सीधा माफी मांग ली कि भाई कोई भी हर्ट हुआ है, मैं माफी मांगता हूं। और साथ ही उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मुहिम छेड़ी हुई है, तो वो कैसे अपमान कर सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का? उनके अपमान के बारे में तो वो सपने में भी नहीं सोच सकते। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारा 1% भी इस प्रकार का कोई मत नहीं था, ऐसा कोई विचार नहीं था कि हम छत्रपति, हमने गुरु महिमा के प्रति कितने वो समर्पित थे, उस वक्तव्य को हमने गुरु महिमा के प्रति गाया था कि गुरुओं के प्रति हमारे देश के राजा, हमारे देश के हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं के सिरमौर, हिंदुओं के चक्रधर सम्राट छत्रपति वीर शिवाजी महाराज संतों को, मठों को, महंतों को, आई तुलजा भवानी को कितना मानते थे। उस भाव को कहने का तरीका हमारी अपनी भाषा में था, जिसको कुछ लोगों ने अनर्थ करके गलत प्रस्तुत किया। किसी को उससे ठेस पहुंचा हो तो हम उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी भी हैं, पर हम ये भी कहेंगे कि हमारी बात को अनर्गल प्रस्तुत ना किया जाए, क्योंकि हम जीते भी शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के लिए हैं, मरते भी उनके लिए हैं, हमारा जीवन भी उनके स्वराज्य की स्थापना के लिए है, और हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना या विचारधारा हमने जो ली है वो उनसे ही ली है, तो हम भला स्वप्न में उनकी कैसे अवमानना कर सकते हैं। हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। आपने आसपास कोई ना कोई दवा देखी होगी, ज्यादातर लोग दवा खाते भी हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि कोई दवा सिल्वर पैक में, कोई ट्रांसपेरेंट पैक में क्यों होती है? दवाओं की अलग अलग तरह की पैकिंग क्यों होती है? आज इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल हर दवा का स्वभाव अलग अलग होता है, इसलिए उसे सुरक्षित रखने का तरीका भी अलग होता है। फार्मा इंडस्ट्री का सीधा संबंध लोगों की सेहत से होता है, इसलिए यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। दवाइयां बनाने के बाद उनको सुरक्षित रखना उतना ही जरूरी होता है। सही पैकिंग नहीं होने से दवाएं खराब हो सकती हैं, उनका असर कम हो सकता है। दवाओं की पैकिंग जैसे ब्लिस्टर, स्ट्रिप, बोतल, ये सब इसलिए होती हैं ताकि नमी, हवा, रोशनी और बैक्टीरिया से बचाया जा सके। ब्लिस्टर पैक कैप्सूल और टैबलेट के लिए आम है, जहां प्लास्टिक के रैपर में दवा रखते हैं और पीछे एल्यूमिनियम की पन्नी लगी होती है। स्ट्रिप पैक में दवा की गोलियों को एल्यूमिनियम की 2 परतों के बीच पैक किया जाता है।
बोतल का प्रयोग सिरप, लिक्विड, दवाओं या बड़ी संख्या में गोलियों के लिए होता है। पहले ज्यादातर दवाओं की पैकिंग कागज में की जाती थी, लेकिन कागज हवा और नमी को सोख नहीं पाता था, जिससे दवा खराब हो सकती थी। दवा पैक करने के लिए एल्यूमिनियम सबसे बेहतर है, क्योंकि यह दवाओं के साथ रिएक्ट नहीं करता। एल्यूमिनियम पैकिंग में हवा और नमी अंदर नहीं जा पाती, जिससे दवा खराब नहीं होती। एल्यूमिनियम बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने से भी रोकता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम को रिसाइकल किया जा सकता है, यानी इसका बार बार इस्तेमाल भी हो सकता है। और इन्हीं वजहों से अलग अलग दवाओं को अलग अलग तरीके से पैक किया जाता है। आज के लिए पाठशाला में इतना ही। नमस्कार।